सारे लोग कहते हैं कि आप धर्म विरोधी बातें करते हैं। हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म की अलग परिभाषा, ब्राह्मण धर्म की अलग परिभाषा, तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि हिंदू धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म क्या है? गोरखपुर पीठ की बात नहीं दीजिए, ये गोरखपुर की पीठ ब्राह्मणों की पीठ नहीं है। पूजे ही विप्र शकल गुड़ी ना। और यहां तक कि तुलसी बाबा ने तो ये भी लिख दिया कि शूद्रम तु कार्यदास्यम कृतम अकृतम वा दास्य तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं हुआ कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाह पिता पितरो बिजानियात ब्राह्मणस्तरो पिता। 100 साल के क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण कैसे हो सकता है? जो वोट देने का अधिकार अदानी को है वही वोट देने का अधिकार अदानी के यहाँ काम करने वाले एक चपरासी और नौकर की भी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है कि कहीं बिहार में उसकी खटिया खड़ी बिसरा गोल न हो जाए। वो मतदाताओं का नाम सूची से कटवाने का अभियान निर्वाचन आयोग के माध्यम से करा रही है। गांव में आज भी लोगों के घर कच्चे मकान हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गांव, गरीब, मजदूर, किसान को मतदाताओं से वंचित किया जाए। अजीत अंजुम पर जो FIR हुई है, बल्कि अजीत अंजुम को धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। तो क्या अपनी जनता पार्टी बिहार चुनाव के मैदान में उतरने वाली है? स्वाभाविक रूप से हमने, अगर कांवरिया के नाम पर तो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, कहीं कहीं बहन बेटियों की इज्जत के साथ छिछोड़पन कर रहे हैं। इसी को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। एक शिक्षक हैं गंगवार साहब, उन्होंने एक कविता सुनाई थी बच्चों को। स्कूल में ऐसे ही कविता होती है तो जिसे बच्चों, सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती। प्रदेश के सभी विकास खंडों में मेरी बाइक रैली चलेगी। 20 जुलाई के बाद इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ में। लखनऊ में हमारे साथ माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी के। मंत्री जी, जिस तरीके से 27,764 विद्यालय बंद हुए हैं, आप लोगों ने मुखर होकर, आपने सड़क पर उतरकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया प्रदेश लेवल पर, उसके बाद जिले लेवल पर विपक्ष की तमाम सारी पार्टियों ने किया। हालांकि अपनी जनता पार्टी, आपके कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जाकर इसको भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन किया। उसके बावजूद अभी सरकार का कोई इस पे उतना अच्छा स्टैंड नहीं आया। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश योगी सरकार जी 27,764 स्कूल बंद करने का फैसला किया है, जिसमें पहले चरण में 5,000 स्कूल जी बंद होने के कगार पर हैं। ये सरकार का दुराग्रहपूर्ण निर्णय है। साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट जी एवं भारतीय संविधान की मंशा के विपरीत है। और इसके साथ ही साथ ये जनविरोधी फैसला भी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के बंद हो रहे स्कूलों की सरकार के फैसले पर अपनी जनता पार्टी जी इसका प्रदेश मुख्यालय पर जी धरना प्रदर्शन के माध्यम से कड़ा प्रतिवाद किया है। राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। जी सरकार के रवैये में कोई परिवर्तन न देखते हुए हमने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जिला यूनिट अपनी जनता पार्टी को निर्देश दिया था कि वहाँ पर भी, जिला मुख्यालयों पर भी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो जी और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जाए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी जी अपनी जनता पार्टी का पुरजोर विरोध दर्ज हुआ। और अब हमने आगे फैसला ये भी किया है, जी यदि 20 जुलाई तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती जी तो उसके बाद प्रदेश के सभी विकास खंडों में जी जहां जहां भी स्कूल बंद हो रहे हैं उनको केंद्र बिंदु बनाते हुए जी मेरी बाइक रैली चलेगी। और कोशिश होगी कि आंदोलन लंबा चले। जी हम 20 जुलाई के बाद जी इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे और पूरे अगस्त महीने तक ये बाइक रैली के माध्यम से सरकार द्वारा स्कूल बंद किए जाने के फैसले का विरोध जी पूरे प्रदेश के सभी विकास खंडों में होगा।
मकसद यही है कि इन गांव के स्कूलों में गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के बच्चे पढ़ते हैं, जो साधन विहीन हैं, गरीब, लाचार, बेबस भी हैं। और यही कारण है कि अगर 27,700 स्कूल बंद होते हैं तो इन स्कूलों के बंद होने से 13 लाख बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जी। सरकार एक और नारा देती है, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। अब दूसरी ओर स्कूल बंद कर रही है, तो 27,764 स्कूल जब बंद होंगे तो इन स्कूलों के बंद होने से कोई बेटी पढ़ने के लिए 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं जाएगी। जी। क्योंकि इन बच्चों का टेंडर एज है। 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही है। जी। सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। इन स्कूलों को और सशक्त, बेहतर, अच्छा बनाने के बजाय स्कूल ही बंद कर दे रही है। जबकि संविधान इस बात को स्पष्ट करता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है, केंद्र सरकारों की। जी। और इन स्कूलों में बच्चे लाचार, गरीब, मजबूर पढ़ते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना भी चलाई है। अगर 27,764 स्कूल बंद होंगे तो मिड डे मील के माध्यम से, मिड डे मील योजना के माध्यम से बच्चों को जो पोषाहार मिलता था वो खत्म हो जाएगा। गांव के स्कूल में पढ़ने की जो सुविधा मिलती थी वो खत्म हो जाएगी। गांव के स्कूल और संपत्ति का क्या होगा, सरकार इस पर मौन है। जैसा कि सरकार की साजिश है इन स्कूलों को बंद करके स्कूल और स्कूल भवन तथा स्कूल की संपत्ति को ये आरएसएस को हैंड ओवर करना चाहती है। अच्छा। या अपने किसी चहेते उद्योगपतियों को देना चाहती है। और इसीलिए बच्चों की संख्या कम होने का आरोप लगाकर स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जी। अगर बच्चों की संख्या कम है तो यह भी तो सरकार की उदासीनता है। जब 15,000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिसमें मात्र एक टीचर है, यानी एक स्कूल में एक टीचर, ऐसे स्कूल 1 2 3 नहीं, 15,000 स्कूल हैं जो एक टीचर के बलबूते पर चलते हैं। कक्षाएं 5 हैं, टीचर 1 है, 5 कक्षाओं में कैसे पढ़ाएगा? दूसरी ओर 31 अन्य विभागीय काम जो शिक्षा विभाग के है ही नहीं, उनका भी निस्तारण प्राइमरी के अध्यापक करना पड़ता है। एक तो तितौलियों की, दूसरे नीम चढ़ी। एक तो अध्यापक नहीं और एक है भी, तो पढ़ाए न पढ़ाए इसकी जवाबदेही उसकी नहीं है। लेकिन 31 अन्य विभागीय कार्यों की डे टू डे रिपोर्टिंग करना उसकी प्राथमिकता तय कर दी गई है। अगर रिपोर्टिंग में देर हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से योगी सरकार को चाहिए यह कि बेहतर स्कूलिंग के लिए हर क्लास को एक टीचर चाहिए। 27,764 स्कूल को अगर ये बंद करेंगे तो इनके रसोइयों को क्या होगा? लगभग 55,000 रसोइयां पढ़ते हैं 27,764 स्कूल में। हर स्कूल में 1 या 2 शिक्षा मित्र हैं। उन शिक्षा मित्रों को क्या होगा? यानी लगभग 55,000 या 1 लाख शिक्षा मित्रों को क्या होगा? और स्वाभाविक रूप से इन स्कूलों के बंद होने से इन स्कूलों में जो पोस्ट क्रिएट हुए हैं टीचरों के, वो अपने आप मर जाएंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारों की फौज है, करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं।
जी तो सरकार को आज उत्तर प्रदेश के स्कूलों को अच्छे संचालन, बेहतर पढ़ाई के लिए आवश्यकता है प्रति क्लास, प्रति टीचर के हिसाब से और प्रति स्कूल एक हेडमास्टर के हिसाब से लगभग 13-13.5 लाख अध्यापक चाहिए जी। और सरकार के पास अध्यापक है मात्र 6.5 लाख। आवश्यकता है 13 लाख की। आधे से भी कम विद्यालय हैं, आधे से कम शिक्षक हैं। ऐसी हालत में शिक्षकों के अभाव में विद्यालय की दुर्गति हो रही है जी। और शिक्षकों का न होना जी ये योगी सरकार की असफलता का सबसे जीता जागता उदाहरण है। हम समझते हैं योगी सरकार अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए स्कूल बंद करने का घिनौना खेल खेल रही है, जिसका अपनी जनता पार्टी जिसका पुरजोर विरोध कर रही है, जी। आगे भी करती रहेगी जी। जिस तरीके से बिहार में अभी वोटिंग लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है, चाहे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, तमाम सारे प्रदेशों में, चाहे हरियाणा रहा हो, उसी तर्ज पर ये लोग वोटिंग लिस्ट में खेल करके, जिसको लेकर अजीत अंजुम ने वहां पर खुलासा भी किया है, BLO के खिलाफ उन्होंने कई सारी चीजें अपनी रिपोर्ट निकाली है, जिस पर FIR भी हो गई। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहली बात तो ये कि हमारा संविधान सभी मतदाताओं को एक वोट देने का अधिकार देता है जी। ये वोट का अधिकार महामहिम राष्ट्रपति जी हों, जी प्रधानमंत्री हों, जी या गांव का हरवाहा चरवाहा या सबसे छोटा कर्मचारी जी हो, सबको बराबर का अधिकार है। जी। जो वोट देने का अधिकार अदानी को है, वही वोट देने का अधिकार अदानी के यहाँ काम करने वाले एक चपरासी और नौकर की भी है। जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है कि कहीं बिहार में उसकी खटिया खड़ी बिसरा गोल ना हो जाए, जी। इसलिए वो मतदाताओं का नाम सूची से कटवाने का अभियान जी। निर्वाचन आयोग के माध्यम से करा रही है। जी। गांव में आज भी लोगों के घर कच्चे मकान हैं, बहुत से लोग झोपड़ियों में रहते हैं। जी। जब भी बाढ़ आती है कच्चे घर जमींदोज रहते हैं, जी। झोपड़ियां तहस नहस हो जाती हैं, कभी बह जाती हैं, कभी गिर करके खाक हो जाती हैं, जमींदोज हो जाती हैं। जी। ऐसी हालात में तमाम आवश्यक अभिलेख प्रत्येक बरसात में नष्ट होते हैं। जी। लेकिन SIR का बहाना लेकर जिस तरीके से बिहार के गांव के गरीब, मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज के मतदाताओं को जी। मतदान करने से वंचित करने की साजिश की जा रही है, वो लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग है। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। जी। जब निर्वाचन आयोग पहले से तय कर रखा है कि सबका निर्वाचन पहचान पत्र होगा और उसको सर्टिफाइड करने के लिए उसने 10-11 मानक भी तय कर रखे, जी। तो SIR का हुआ क्यों? इसका मतलब है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। जी। निर्वाचन आयोग तो माध्यम है, जी। लेकिन साजिश ये भाजपा सरकार की है कि इसी बहाने दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गांव, गरीब, मजदूर, किसान को मतदाताओं से वंचित किया जाए, जिससे कि उनकी चुनावी बैतरनी पार हो जाए। जी। लोग वोट दे या न दे, उनका उल्लू सीधा होना चाहिए। अपना उल्लू सीधा करने के लिए निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को आगे कर नापाक खेल खेल रहे हैं। यह सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। जी। अगर यह कृत्य नहीं रोका जाता तो आम जनता का विश्वास निर्वाचन आयोग से हटेगा। जी। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
हम सभी का उस पर विश्वास भी है कि जो कुछ भी करेगा अच्छा करेगा, जी निष्पक्ष निर्भीक करेगा। लेकिन निर्वाचन आयोग के इन्हीं तमाम साजिशों के चलते समय समय पर आज बड़े पैमाने पर उंगलियां उठना शुरू हो गई। जी कभी ईवीएम मशीन पर उंगली उठती है, अब एसआईआर पर लोग चर्चा करने लगे हैं। अजीत रंजन पर जो एफआईआर हुई है, जी ये सरकार की हठधर्मिता है कि अपनी गलत बात को मनवाने के लिए जी जोर जबरदस्ती पर भी उतारू आ गई है। बल्कि अजीत रंजन को तो धन्यवाद और बधाई देना चाहिए जी कि उन्होंने जमीन पर क्या हो रहा है उसको खोलने की हिम्मत दिखाई, जनता के सामने उसको बेपर्द करने की कोशिश की है। जी लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कलम मजबूती से चलाई है। जी तो उनको बकअप करने के बजाय उनके ऊपर एफआईआर हो रही। तुमने सच कैसे बोल दिया, तुमने हमारी साजिश का पर्दा कैसे उठा दिया, तुम्हारे भाजपा की केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के इस तिकड़म को जनता के बीच बेनकाब क्यों कर दिया। तो स्वाभाविक रूप से ये दुर्भाग्य है कि आज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी को ऐसे घटिया हरकतों से बचना चाहिए जी और जनादेश की जहां तक बात है उसे भी जनता पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। एक हमारा सवाल यह है कि क्या जिस तरीके से बिहार चुनाव अभी आने ही वाले हैं, तो क्या अपनी जनता पार्टी बिहार चुनाव के मैदान में उतरने वाली है? इस तरीके से अभी एक साल ही बचा हुआ है, लगभग इसी साल होना है। स्वाभाविक रूप से हमने कल अपनी प्रेस वार्ता में इस बात की घोषणा भी की है जी कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। आगे लड़ने की रूपरेखा क्या होगी, उस रणनीति का खुलासा जी हम बिहार प्रदेश कमेटी के साथ बैठ करके जी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारियों से सलाह मशवरा कर तय करेंगे, जिसका खुलासा भी हम सार्वजनिक करेंगे। अच्छा, एक सवाल, सावन का महीना चल रहा है, जिस तरीके से तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, कांवड़ियों को लेकर कहीं पर बसें तोड़ी जा रही हैं, कहीं पर ढाबे तोड़े जा रहे हैं, कहीं लोग जा रहे हैं रास्ते में गाड़ियां रोककर उनको मारा जा रहा है, कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर गाड़ी से जा रहा है उसको रोककर उसको टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके के तमाम सारे वीडियो आ रहे हैं और सरकार उन पर फूल बरसा रही है। हालांकि वो अलग विषय है, लेकिन इसको किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, हमारा संविधान इस बात की अनुमति देता है कि जो कोई भी किसी धर्म को मानता है वो अपने धर्म को अपने अपने तौर तरीके से मनाने की पूरी आज़ादी है, छूट है जी। लेकिन जहाँ तक आपने बात किया कांवरियों का, जी तो जो आस्थावान कांवरिये हैं या धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर कांवरिये जाते हैं, वो हिंसा कभी नहीं करते। जी वो मारपीट, तोड़फोड़, किसी गाड़ी तोड़ देना, किसी का होटल तोड़ देना, किसी के यहाँ मुफ्त में खाना ना देने पर मारपीट कर देना, ये किसी भी धर्म के श्रद्धालु का हिस्सा हो ही नहीं सकता। जी अगर कांवरिये के नाम पर तो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, होटल लूट रहे हैं, जी होटल में मारपीट कर रहे हैं, यात्रियों की गाड़ी तोड़ रहे हैं, कहीं कहीं बहन बेटियों की इज्जत के साथ छिछोड़पन कर रहे हैं, जी तो ये सीधे सीधे अराजक तत्व हैं। जी सरकार कांवरिया का सर्टिफिकेट दे करके ऐसे अराजक तत्वों को बचाने का पाप कर रही है। जी किसी धर्म का कोई भी श्रद्धालु आस्थावान व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की गंदी और घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। जी और अगर धर्म के नाम पर ऐसा कोई कर रहा है तो सरकार के सच में पल रहे अराजक तत्वों की फौज है, जी उसे कांवरिया कह करके बदनाम किया जा रहा है। कांवरियों को कांवरिया कभी भी ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल, अभी एक सोशल मीडिया पर इसी को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। एक शिक्षक हैं गंगवार साहब, उन्होंने एक कविता सुनाई थी बच्चों को। स्कूल में ऐसे ही कविता होती है तो जिसे बच्चों को बताया जाता है, तो उसमें बताया कि विद्यालय जाना कांवड़ लेकर मत जाना, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल होता है। 5 मिनट का वीडियो है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों के द्वारा उनके खिलाफ FIR करा दी गई।
तो इसको किस हिसाब से देखते हैं? अब वो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी वायरल हैं, मीडिया वाले भी उनसे उल्टे सीधे उनको देशद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं, धर्मद्रोही साबित करने में लगे हुए हैं। इसको किस हिसाब से देखते हैं? क्या बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना भी अपराध हो गया है? ये उनकी सोच की बलिहारी है जी। धर्म के नाम पर जहर की खेती करने वाले लोग अच्छी बात कभी न सुन सकते हैं न सोच सकते हैं। शिक्षक का काम है अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना। अगर किताब पढ़ने के लिए वो अपने विद्यार्थियों को उपदेश दे रहा है तो बुरा क्या है? एफआईआर क्यों हो रही है? लेकिन योगी सरकार स्कूल बंद करके कांवरिया पैदा कर रही है। और सही मायने में सभी धर्म के धर्मावलंबी अपने अपने धर्म को मनाते हैं तो सरकार के फूल को नहीं तरसते। सरकार फूल बरसाए वो ऐसा उम्मीद नहीं करते। सरकार के अधिकारी जगह जगह हर चौराहे पर उनका स्वागत करे, कोई भी आस्थावान व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, कोई भी श्रद्धालु ऐसा नहीं सोचता। इसका मतलब है सरकार जानबूझ करके आज कांवरिया पैदा कर रही है, फूल बरसा करके बढ़ावा दे रही है, जगह जगह अधिकारियों के द्वारा स्वागत करा करके ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। और जो कांवरियों के नाम पर जो तोड़फोड़ हो रही है, अराजकता हो रही है, गुंडाराज चल रहा है, होटल तोड़े जा रहे हैं, लोग गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, लोग साथ मारपीट हो रहे हैं, कहीं कहीं बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही है। ये किसी भी आस्थावान धर्मनिष्ठ श्रद्धालु की हरकत कभी हो ही नहीं सकती। जी। अगर ये ऐसा हो रहा है तो सत्ता के संरक्षण में पल रहे अराजक तत्वों का ये काला कारनामा है जो धर्म को भी बदनाम कर रहा है जी। और कांवरियों को भी बदनाम कर रहा है। जी। एक लास्ट सवाल, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरीके से कहा जाता है, कई सारे लोग कहते हैं कि आप धर्म विरोधी बातें करते हैं, धर्म के खिलाफ हैं, तो और आप कई सारे भाषणों में ये कहते हैं कि हम हिंदू धर्म और ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म की अलग परिभाषा, ब्राह्मण धर्म की अलग परिभाषा, तो इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कि हिंदू धर्म क्या है, ब्राह्मण धर्म क्या है? पहली बात तो हिंदू कोई है ही नहीं। जी। जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था है उसमें कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। शूद्र को पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं, मंदिर तक भी जाने नहीं दिया जाता, तो हिंदू कैसे हो गया? जी। वैश्य कभी किसी भी मंदिर का पंडा पुजारी महंत नहीं बन सकता, वो कैसे हिंदू हो गया? ये अधिकार क्षत्रियों को भी नहीं है। जितने शंकराचार्य होते हैं सब ब्राह्मण समाज के होते हैं। जी। क्षत्रिय शंकराचार्य नहीं बन सकता, जी। मठाधीश नहीं बन सकता। हिंदू व्यवस्था में क्षत्रिय को भी कोई स्थान नहीं है। जी। गोरखपुर पीठ की बात नहीं दीजिए, ये गोरखपुर की पीठ ब्राह्मणों की पीठ नहीं है, ये हिंदू धर्म की पीठ नहीं है, ये योगी पीठ है जी। जो यथार्थवादी ताकतों के विरोध में स्थापित हुआ था। अच्छा। इसलिए योगी जी किसी भी ब्राह्मणी व्यवस्था के मठ के पुजारी नहीं है, वो इसके इतर है, उसकी पहचान भी अन्य मंदिरों से इतर है। जी। तो इसलिए जितने भी तथाकथित हिंदू धर्म के नाम पर मठ मंदिर है, वहाँ के सभी पुजारी ब्राह्मणी क्यों? सभी शंकराचार्य ब्राह्मणी क्यों? सभी पंडित पुजारी ब्राह्मणी क्यों? इसका मतलब है ये ब्राह्मण धर्म है। अच्छा। और इसीलिए जितने भी अपने को धर्माचार्य कहते हैं वो अपना ब्राह्मण का अधिकार मानते हैं। अभी इटावा में 2 यादवों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, तमाम धर्माचार्यों ने, मठाधीशों ने कहा कि यादव को भागवत करने का अधिकार ही नहीं है। वहाँ के ब्राह्मणों ने तो खुद कहा कि चमार और यादव कैसे भागवत कह सकता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोक दिया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर में जाने से तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को रोक दिया गया क्योंकि दलित है। तो जब इनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकते, भागवत नहीं कर सकते, कथा नहीं कर सकते, तो काहे कि हिंदू?
तो ये कुल मिलाकर के यह ब्राह्मण धर्म ही है। जी। और इसीलिए तमाम धर्माचार्यों ने लिखा है, ब्राह्मण महत्व को ही लिखा है। पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ये क्या है? ये धर्म है कि सभी गुणों से हीन, चाहे जितने दुर्गुण हो, अगर विप्र है तो उसका पूजा करो। शूद्र कितना भी ज्ञानी हो, प्रकांड विद्वान हो, यहां तक कि विद्वता में भी माहिर हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। ये धर्म है, ये तो ब्राह्मण महात्मा है। और यहां तक कि तुलसी बाबा ने तो ये भी लिख दिया कि भगवान यहां जो पैदा होते हैं तो केवल धेनु, शूर, विप्र के लिए पैदा होते हैं। अच्छा। यानी गाय के लिए पैदा होते हैं, ब्राह्मण के लिए पैदा होते हैं, शूर के लिए पैदा होते हैं, किसी क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए नहीं पैदा होते। और यही नहीं, आज धर्म के नाम पर किसी को गाली कैसे दिया जा सकता है? धर्म तो आदर का पाठ पढ़ाता है, सम्मान का पाठ पढ़ाता है, सभी को समान समझता है, जो भी धर्म के मानने वाले हैं सबको बराबर का दर्जा देता है। यहां तो बराबर का दर्जा है ही नहीं। ढोल हमारे शूद्र प्रश्नाली सकलता नाकेतकारी, यानी देश के सभी शूद्र महिलाएं मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात बताते हैं। क्या ये धर्म है? महिलाओं के विषय में इतनी ऊंची ऊंची बातें कही गई हैं जिसको कहने में भी शर्म आती है। शूद्रों के लिए तो यहां तक लिख दिया कि शूद्रम तु कार्यदास्यम कृतम अकृतम वा दास्य तु जन्मना ब्राह्मणम तु स्वयं हुआ, यानी ब्राह्मण स्वयं शक्ति है। उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शूद्र को गुलामी करनी है, चाहे बेगारी में करे, चाहे कुछ मजदूरी लेकर करे। यह ब्राह्मण वर्चस्व ही है जो मनुस्मृति में एक जगह लिखा गया है कि पंचवर्षम तु ब्राह्मणम शतवर्षम तु क्षत्रपाः पिता पितरो बजानियात ब्राह्मणस्तरो पिता, यानी 5 साल के ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय में पिता पुत्र का संबंध होता है, जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 100 साल के क्षत्रिय का पिता होता है। अब ये अन्यायपूर्ण भाषा क्या धर्म की भाषा है? 100 साल के क्षत्रिय का पिता 5 साल का ब्राह्मण कैसे हो सकता है? हम तो उम्र से बड़े कोई भी होते हैं, पैर छूते हैं, बिना किसी जाति और धर्म का ध्यान किए उम्र से बड़े व्यक्ति को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन मनुस्मृति की व्यवस्था है कि नहीं, 5 साल का ब्राह्मण 100 साल की क्षत्रिय का पिता होगा। हम धर्म के नाम पर अन्याय नहीं सह सकते। तो आज ये सारा का सारा महत्व केवल ब्राह्मण को ही क्यों? इसलिए कि जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वो ब्राह्मण धर्म है। जी। ब्राह्मण धर्म शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करते कि अगर ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे, बहुसंख्यक बने रहें। इसीलिए क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबको जोड़ लिया, जिससे कि उनकी संख्या भारी दिखाई पड़े और इनके पीठ पर सवार होकर के इनका धंधा तेजी के साथ चलता रहे। तो जिसको ये धर्म कहते हैं वो धर्म नहीं, इनका धंधा है। एक लास्ट सवाल, आज जिस तरीके से मीडिया में तमाम सारी चल रहा है, जब से इटावा कांड हुआ है, पहले तो तमाम सारे जो धर्म गुरु थे वो नहीं कहते थे कि ऊंच नीच जात पात या जो नीचे कास्ट वाले हैं वो नहीं कह सकते रामायण में। आज तो टीवी पे लोग बैठकर खुला कहते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार है पूजा पाठ करना, भागवत कहना। आज इनके अंदर मनोबल कहाँ से आ रहा है? चाहे वो हमारे शंकराचार्य हो, अमुक्तेश्वरानंद जी हो, चाहे इनको कहें कई सारे कथावाचक जितने हैं, आज ये खुला कह रहे हैं मंच पे, टीवी डिबेट में जाकर कहते हैं कि ब्राह्मण के अलावा कोई कथा कह नहीं सकता, कोई भागवत कह नहीं सकता। तो आज आखिर इनके अंदर से इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि अब खुला ये लोग बोल रहे हैं चीज़ों को? वो अभी तक कहते थे कि ऊंच नीच है ही नहीं हमारे देश में, हमारे धर्म में ऊंच नीच है ही नहीं, हिंदू धर्म में। आज ये लोग ऊंच नीच खुला कह रहे हैं। सत्ता बुलवा रही है, खुद नहीं बोल रहे हैं जी, ये सत्ता बुलवा रही है जी। आज जो भाजपा की सरकार है जी, प्रदेश और देश में, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटती है, जी, बोध गया बौद्ध बिहार को हड़पने के लिए हिंदू पंडित पुजारियों को घुसेड़ देती है, मस्जिद मंदिर के नाम पर धार्मिक नफरत और घृणा फैलाती है। जब संविधान इस बात की अनुमति देता है
कि धर्म वर्ण जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो सत्ता में बैठे हुए लोग हिंदू मुस्लिम की माला क्यों जपते हैं, मस्जिद मंदिर की बात क्यों करते हैं? इसका मतलब है जब सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं जी तो भाजपा का मतदाता तो पागल होकर के इस प्रकार की खुराबात करेगा ही करेगा। आज धर्म के नाम पर जो अराजकता की खेती बोई जा रही है, ये फसल बड़ी दुखद होगी। जी इसीलिए सरकार को बिना किसी भेदभाव के सबको समान रूप से समझते हुए काम करना चाहिए। धर्म और जात के नाम पर बांट करके किसी के साथ स्वतंत्र व्यवहार करना ये सरकार का संस्कार नहीं है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष।